कि ईरानी स्तंभ जो है वो क्या है कि उसकी जो विड्थ है वो विड्थ नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो क्या है कि समान है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब अशोक के स्तंभ की बात करते हैं तो अशोक के स्तंभ की जो नीचे का जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर चलते हैं इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ईरानी स्तंभ में जब हम बात करते हैं तो ये ईरानी स्तंभ स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट स्टेटस में नहीं है। अपेक्षाकृत जो है हम ये कह सकते हैं कि वो जो है कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी मकान की छत को जो है सपोर्ट देने के लिए बनाया गया। इसके विपरीत जब अशोक के स्तंभ की बात करते हैं तो अशोक का जो स्तंभ है वो एक तरह से खुले आसमान के नीचे बनाया गया, वो किसी स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब अवांगमुखी कमल की बात करते हैं तो यद्यपि दोनों में इन्वर्टेड लोटस बने हैं, अवांगमुखी कमल बने या फिर उसे उल्टा कमल कह सकते हैं कि दोनों में बने, लेकिन ईरानी स्तंभ में जहां ये नीचे बना है वहां पर अशोक के स्तंभ में ये ऊपर बना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अशोक का जो ईरानी स्तंभ है, इस ईरानी स्तंभ की बात करें तो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है इसका एक अलग टुकड़ा है, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक अलग टुकड़ा लगाया गया, फिर इसके ऊपर एक अलग टुकड़ा लगाया गया, फिर इसके ऊपर अलग टुकड़ा लगाया गया। यानी कि इसका मतलब है ये खंडित है। ये क्या है? खंडित है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिगमेंटेड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये सिगमेंटेड हो जाएगा। जबकि अशोक के अगर हम पिलर की बात करें तो अशोक का जो पिलर है ये क्या हो जाएगा? एकाश्मक हो जाएगा। ठीक है, अशोक के पिलर जो है एकाश्मक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मोनोलिथिक, मोनोलिथिक या फिर एकाश्मक हो जाएगा।